हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एसएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है जी। और उम्मीद है आप सारे रिवाइज करके आए होंगे जो हमने कल पढ़ा था उसको। तो आज अपन सेशन को आगे वहां पे प्रोसीड करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने कल तक का कोई कंटेंट आपने पढ़ा और उसमें आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप पूछ ले, नहीं फिर अपन आगे है उसको मूव करते हैं जी। फटाफट से अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ ले। क्लियर है सारों को? चलो बहुत बढ़िया जी। चलो बहुत बढ़िया जी, सारों को क्लियर है। तो अपन आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। हम्म, तो हमने हाइपोथैलेमस के लास्ट में फंक्शन कुछ पढ़े थे उसके बारे में, और एक हल्का सा टॉपिक बताना है एपीथैलेमस और थैलेमस के बारे में, एक दो बात बतानी है। फिर हम डाइएन्सेफेलॉन को समाप्त करके और सेरिब्रम की तरफ चलेंगे जी, है ना। हाँ जी, सारों को वेरी गुड इवनिंग है जी, सारों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो एपीथैलेमस ये कहता है जो एपीथैलेमस है। अब एपी मतलब ये ऊपर की तरफ होगा, किसके? थैलेमस के। तो अबाउ दी थैलेमस। अब इसका वहां पे अगर हम देखें कि ये किस से मिलके बना होता है एपीथैलेमस, तो ये पीनियल जो ग्लैंड है या पीनियल बॉडी है उससे मिलके बना है, प्लस हैबिन्यूलार न्यूक्लियाई होता है। हैबी न्यूलार न्यूक्लियाई, ये इसी को ही हम ऑल फैक्ट्री बल्ब बोल देते हैं। ऑल फैक्ट्री बल्ब, ऑल फैक्ट्री बल्ब या हैबिन्यूलार न्यूक्लियाई। हाँ जी, सारों को वेरी गुड इवनिंग जी, सारों का बहुत बहुत स्वागत। तो अपन आज की क्लास में एपीथैलेमस है वहां से टॉपिक स्टार्ट किया। हाइपोथैलेमस का कल हमने वहां पे टॉपिक कंप्लीट किया था। एपीथैलेमस, थैलेमस के ऊपर की तरफ, ये दो स्ट्रक्चर से मिलके बना है, पीनियल ग्लैंड और ऑल फैक्ट्री बल्ब बोल दो या हैबिन्यूलार न्यूक्लियाई वहां पे नाम दे देते हैं। अब ये कहते हैं पीनियल बॉडी या पीनियल जो ग्लैंड है उसके बारे में तो हमने वहां पे पता है हमें कि ये मिलेटोनिन वहां पर सिक्रीट करेगी, मिलेटोनिन। और ये किसके अंदर वहां पे अपना रोल प्ले करेगी? स्लीप इंड्यूस कराती है, हमें नींद आती है तो मिलेटोनिन सिक्रीट होता है तो आती है, तो स्लीप इंड्यूस कराएगी। और वहां पे जो स्लीप वेक साइकिल है, स्लीप वेक, कब हमें जाग आएगी कब सोएंगे, ये वाला काम वहां पे पीनियल ग्लैंड करती है। तो मेलेटोनिन वाली बात और स्लीप इंड्यूस कराती है और वहां पर स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करके रखती है वहां पे। तो ये वाली बात वहां पे हमें समझ में आ गई कि हाँ ऐसा कुछ होता है। और इसके अंदर मिलेटोनिन कब सिक्रीट होता है, ये भी सबसे ज्यादा कब सिक्रीट होगा? जब डार्कनेस होगी। इसीलिए जब हमें नींद नींद लेनी होती है तो वहां पे लाइट वगैरह उसको डिम कर देते हैं या वहां पे उसको ऑफ कर देते हैं। वो हम क्यों करते हैं? ताकि जैसी डार्कनेस होगी मेलेटोनिन का सिक्रेशन होगा और हमें नींद आएगी। और ये वहां पे स्लीप एक साइकिल बना के रखता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक।
तो बायोलॉजिकल क्लॉक वाली बात भी याद रखनी है पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आए कि विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसिडर एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक, वहां पे हाइपोथैलेमस अगर ऑप्शन के अंदर है तो बाकी ऑप्शन कौन से उनसे फर्क नहीं पड़ता, हाइपोथैलेमस वहां पे करेक्ट आंसर है। अगर वहां पर हाइपोथैलेमस नहीं है, अगर हाइपोथैलेमस नहीं है तो सेकंड ऑप्शन हमने क्या वहां पर रखना है, पीनियल बॉडी। तो अगर हाइपोथैलेमस है तो वो आएगा, अगर हाइपोथैलेमस नहीं है और पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में है कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, तो वो कौन सी है, पीनियल बॉडी वहां पे रहेगी। तो ये एपिथैलेमस में एक पीनियल बॉडी के बारे में पूछा जाता है, वो हमने वहां पे बात कर ली जो जो क्वेश्चन बनते हैं। फिर आगे ऑल फैक्ट्री बल्ब या हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई। अब ऑल फैक्ट्री का क्या मतलब है, सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का जो सेंस कराता है उसी को हम ऑल फैक्ट्री बोलते हैं। ऑल फैक्ट्री बल्ब या हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई, ये कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल को अगर हम इमोशन के साथ जोड़ दें तो ये काम है ऑल फैक्ट्री बल्ब का। ऑल फैक्ट्री बल्ब का काम क्या है, जो हमने सेंस ऑफ स्मेल लिया है उसको इमोशन के साथ जोड़ देना। जिस तरह कि आज जो सब्जी बन रही है ना, ये जो सब्जी है इसकी ये वाली खुशबू जो है वो मेरी माँ के हाथों में ही थी। हम कितनी बारी ट्राई कर ले वैसी सब्जी वो वाली खुशबू आती नहीं है। ये खुशबू मेरी माँ की बनाई हुई जो सब्जी है उसके अंदर होती थी। दूसरा, ये जो मेरे गांव की जो मिट्टी है, इस मिट्टी की खुशबू है ना, ये चाहे कोई से गांव के अंदर चले जाओ, कोई सी दुनिया के गांव के अंदर चले जाओ, कनाडा अमेरिका कहीं पे, ये वाली खुशबू सिर्फ और सिर्फ मेरे वहां पर जो गांव की मिट्टी है उसी के अंदर है। इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं, मेरे खेत की मिट्टी ऐसी है, बाकी के खेत की नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी के साथ हमारे इमोशन जुड़े, उस स्मेल के साथ हमारे इमोशन जुड़े। दो चीज। फिर जिस तरह की मेरे फादर के जो ये पसीने की खुशबू है ना, ये वहां पे मैं हमेशा मेरे को याद रहती है कि ये मेरे फादर के पसीने की खुशबू है। अब अगर हम साइंटिफिकली देखें तो पसीने की खुशबू थोड़ी होगी, पसीने की तो स्मेल होगी, लेकिन वो पसीना हमें इमोशन, क्योंकि हमारे फादर के साथ जुड़ा और फादर हमारे इमोशन के साथ जुड़ा है, इसलिए वो खुशबू हमारे इमोशन के साथ जुड़ी हुई है। तो जब भी कोई सेंस ऑफ स्मेल हमारे इमोशन के साथ जोड़ता है तो वो काम करता है ऑल फैक्ट्री बल्ब या हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई। तो हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई क्या करता है, जो इमोशनल एस्पेक्ट है किसके साथ, स्मेल के साथ, उसको वहां पे कनेक्ट करता है हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई। और एपिथैलेमस है वो इन दोनों से मिलके बना है, पीनियल बॉडी और हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई से। बस इसमें इतनी बात याद रख लो, बहुत मोर देन इनफ। ठीक है, अब आगे बात थैलेमस, किसकी बात आ गई, थैलेमस। थैलेमस, अब ये कहता है ये जो थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस है ये रिले सेंटर है, इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको ये फैला देगा, उसको क्या कर देगा, फैलाएगा। मतलब कि जिस तरह मान लो हम पेन की बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी चीज चुभी, मान लो हम कोई वहां पे कोई भी आप एग्जांपल ले लो, हम कोई चीज ढूंढ रहे थे, घर के अंदर कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हम कोई चीज ढूंढ रहे थे और अचानक से हमारे कोई चीज चुभ गई वहां पे और हमारा हाथ इस तरह से चला गया। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ कि जो चीज चुभी वहां पे टिश्यू के अंदर कोई इंजरी हुई, उस इंजरी ने क्या किया, केमिकल सिक्रेट किए, जिस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन है, हिस्टामिन है ना, सब्सटेंस बी, सब्सटेंस पी जो है, या ब्रेडिकाइनिन वगैरह है, ये रिलीज हुए। ये रिलीज होके सब्सटेंस नर्व इंपल्सिस जनरेट किया, क्योंकि वहां पे फ्री नर्व सेंडिंग होती है, वो स्पाइनल कोड तक वहां पर इंफॉर्मेशन लेके गए, स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन गई थैलेमस तक। थैलेमस को पता है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ जानी चाहिए, उसने वहां पे जो इंफॉर्मेशन जहां जानी चाहिए उसको इस तरह से फैला देता है, जहां पे भेजने वहां पे भेजता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिले सेंटर। ये सेरिब्रल कोर्टेक्स जो सारी चीजों को रिसीव करेगा वहां तक भेजने का काम करेगा थैलेमस, इसलिए थैलेमस को रिले सेंटर बोलते हैं, या इसको हम गेटवे ऑफ पेन भी बोल देते हैं, गेटवे ऑफ पेन, गेटवे ऑफ पेन। ठीक है, तो गेटवे ऑफ पेन कौन है, थैलेमस। अगर अगर ये वाला ऑप्शन ना दे रखा हो कि गेटवे ऑफ पेन तो पूछ रखा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो होगी थैलेमस की। अगर थैलेमस नहीं है, सेकंड ऑप्शन, अगर वहां पे डोर्सल
डोर्सल स्पाइन या डोर्सल स्पाइन लिख दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का जो डोर्सल हॉर्न है, डोर्सल हॉर्न का मतलब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन भेजदा एक सेकंड च ही किमें भेजदा, थोड़ा बहुत टाइम ਤਾਂ लगा ही हो जी। मतलब मेरे को आपकी बात नहीं समझ में आई भी, आप अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे क्या भी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसे नहीं हो तो बहुत नुकसान है। ये हम अभी डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे ना, उसमें ऐसा होता है। जैसे आप बताते हो कि थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है, तो वहां पे लगता है थोड़ा बहुत टाइम, तो वो परेशान है उन चीजों से। हमें नहीं लगता तो हमें वहां पे अपने परमात्मा को, शरीर को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक। हाँ। तो पहली बात, गेटवे ऑफ पेन पूछा जाए, पहली प्रायोरिटी है थैलेमस। सेकंड प्रायोरिटी है डोर्सल स्पाइन। डोर्सल स्पाइन का मतलब है एंटीरियर जो हॉर्न है, वो तो हम बोलते हैं वेंट्रल, और पीछे वाला आ गया डोर्सल। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो पोस्टीरियरली जाएगी। एंटीरियरली मूवमेंट वाली जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को आएगी, वो एंटीरियर हॉर्न में आएगी। जिस तरह मान लीजिए ये इस तरीके से वहां पे, इस तरीके से होता है वहां पे। स्पाइनल कोड की हम जब बात करेंगे तो वहां पे मैं ये बात बताता। अभी आप सुनिएगा, जिस तरह ये स्पाइनल कोड है, ये इसका सामने वाला हिस्सा ये वाला है, ये पोर्शन है, ये एंटीरियर पोर्शन है। एंटीरियर पोर्शन, ठीक है, ये वहां पर हो गया पोस्टीरियर पोर्शन। पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। तो ये जो पोर्शन पोस्टीरियर है उसी को हम डोर्सल, और ये वेंट्रल, ठीक है। अब जो डोर्सल वाला है, इसके पास सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी, जो हमारी शरीर में जहां पे मसल में टिश्यू में इंजरी हुई है, वहां से जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास आएगी? स्पाइनल कोड का जो डोर्सल पार्ट है या जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे आएगी। जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन मूवमेंट की आ रही है वो कहाँ आएगी? एंटीरियर पोर्शन या वेंट्रल में। तो अगर तो पहला ऑप्शन दे रखा है थैलेमस, तो वहां पे ये बात सही है। अगर थैलेमस नहीं दे रखा और गेटवे ऑफ पेन पूछे, तो आपने बताना स्पाइनल कोड का डोर्सल स्पाइन। तो डोर्सल हॉर्न, तो ये दो हॉर्न है, इस तरह से सींग निकले हुए हैं, तो वहां पे डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, यहाँ पे मोटर वाले आएंगे, यहाँ पे पीछे कौन से आएंगे? सेंसरी वाले। और ये यहाँ पे जो लेटरल हॉर्न है ये वाले, यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके वहां पर क्या पाए जाते हैं? हॉर्न पाए जाते हैं। तो ये बात हम थोड़ा रुक के स्पाइनल कोड में करेंगे, अभी सिर्फ आपको ये क्वेश्चन बताने के लिए बताया है। तो थैलेमस में दो ही बात, एक तो रिले सेंटर और गेटवे ऑफ पेन बोला जाता है। अगर ऑप्शन में थैलेमस है तो यही ऑप्शन सही होगा, अगर ये नहीं है तो डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कोड वहां पे करेक्ट आंसर होगा। ये वाली बात याद रखना, ठीक है। अब वहां पर बात आ गई जी सेरिब्रम की। किसकी बात आ गई? सेरिब्रम की। किसकी बात आ गई? सेरिब्रम की, ठीक है। अब ये कहता है जो ये सेरिब्रम है इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है। सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। सीट ऑफ इंटेलिजेंस किसको बोला जाता है? सेरिब्रम को, ब्रेन स्टेम को, सेरिबेलम को, मेडुला ऑब्लोंगेटा को, इस तरह से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आपने क्या करना है? सेरिब्रम, ठीक है। ये लार्जेस्ट, लार्जेस्ट पार्ट बोल दो या लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है वहां पर? सेरिब्रम है। कौन है? सेरिब्रम है। अब सेरिब्रम के अंदर भी मान लीजिए वहां पे सेरिब्रम है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो बार वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, इसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं। तो ये है सेरिब्रल कोर्टेक्स। ये क्या है? सेरिब्रल कोर्टेक्स। और हमने बताया था बार वाली तरफ वहां पे ग्रे मैटर है, तो ये यहाँ पे ग्रे मैटर मतलब सेल बॉडी है। ग्रे मैटर कौन है? सेल बॉडी। तो ये सेल बॉडी है, ये कहाँ होती है? जो आउटर रीजन है ब्रेन का, जहां से ब्रेन शुरू होता है उसके अंदर जस्ट जो अंदर वाला हिस्सा है वो सेरिब्रल कोर्टेक्स है, ग्रे कलर का दिखेगा। ये सेरिब्रल कोर्टेक्स ही वहां पे सबसे ज्यादा जितने भी हायर इंटेलिजेंस वाले फंक्शन हैं, जो हम बोलते हैं हायर मेंटल फंक्शन, कॉग्निशन का, कॉम्प्रिहेंशन का, लैंग्वेज प्रोसेसिंग का,
ठीक है। इसके अलावा जितने भी ये हम थिंकिंग या हम बोलते हैं कि जिस तरह की रीजनिंग है वहां पर, ठीक है, इसके अलावा जजमेंट है, ये सारे जितने भी हायर मेंटल फंक्शंस है ये वहां पे सेरिब्रल कोर्टेक्स परफॉर्म करता है। अब सेरिब्रल कोर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद में जो वहां पर इंटरन्यूरॉन्स हमने बात की थी, जो इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं भी, अच्छा ये इंफॉर्मेशन आई और इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, तो वहां पे वो रिस्पॉन्स है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो रिसीव करेंगे सारी चीजों को और उसी के अकॉर्डिंग मोटर रिस्पॉन्स है वो जनरेट करेंगे। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स मेन वहां पे ये वाला फंक्शन है वो परफॉर्म करता है कि जितने भी हायर मेंटल फंक्शन है वो सारे कौन वहां पर कंट्रोल करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कौन करेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे शरीर की, हमारे ब्रेन की, कौन सी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये वाली बात आपने याद रखनी है जी, ठीक है, याद रहेगी यहां तक, ठीक है। सीट ऑफ इंटेलिजेंस, अब इसकी लोब्स के बारे में हमने बात करनी है। तो हमने लोब्स देखिएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो जो बोन कवर करती है उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पे इसका नाम देते हैं। जो फ्रंटल बोन है उसके नीचे वाले एरिया को हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। क्या बोलेंगे, फ्रंटल लोब। और इसी तरह से जो हमारे इधर साइड वाली टेम्पोरल बोन है उसके नीचे जो एरिया आता है ब्रेन का उसको हम बोलेंगे टेम्पोरल लोब। क्या बोलेंगे, टेम्पोरल लोब। और जो फ्रंटल के बाद में पीछे वाला ये वाला जो उभरा हुआ एरिया है वो क्या कहलाता है, पैराइटल लोब। क्या बोलते हैं, पैराइटल लोब। और जो हमारा ये पीछे वाला एरिया इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब, क्योंकि यहाँ पे कौन सी बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है, तो इसलिए इसका नाम हो गया ऑक्सीपिटल लोब। ये 4 लोब है जिनके ऊपर एग्जाम में बहुत बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। अब ये कहता है कि जिस तरह मान लो आपने ब्रेन की अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ब्रेन इस तरह से वहां पे सीधा नहीं होगा, वहां पे इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिलेगी। तो जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको, एक पार्ट को तो हम गायरस बोल देते हैं और कई पार्ट है उसको हम गायरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गायरी। तो कई पार्ट होंगे तो गायरी, और अगर एक है तो उसको क्या बोल दिया, गायरस। क्या बोल दिया, गायरस, ठीक है। और इसी तरह जो नीचे दबा हुआ पार्ट है, जिस तरह मान लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से है, तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो, ये तो हो गया गायरस। ये अब नीचे वाली तरफ ये वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, सल्कस। क्या कहलाता है, सल्कस। और अगर इसकी भी बात करें, इसकी भी सारों की बात करें, उसको बोल दिया सलकाई। क्या बोल दिया, सलकाई। तो गायरी एंड सलकाई वहां पे पाई जाती है। तो गायरी और सलकाई वहां पे वर्ड है, ये याद रखना है। अब ये कहता है कि जितने ज्यादा किसी भी पर्सन के सेरिब्रम के या ब्रेन के ऊपर जितने भी गायरी और सलकाई होंगे उतना ही ज्यादा वहां पे उस ब्रेन का सरफेस एरिया होगा और वो उतना ही ज्यादा पर्सन इंटेलिजेंट होगा। कि जितना ज्यादा वहां पर गायरी और सलकाई होंगे उतना ही ज्यादा पर्सन इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तो ये वाली बात भी याद रखना, गायरी किसको बोलते हैं, वहां पे जो ब्रेन के ऊपर जो कर्व है, जो उठी हुई जगह है वो गायरी है और जो दबी हुई जगह है वो सलकाई है। तो क्या है, सलकाई। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मेन सलकाई कौन कौन से पाए जाते हैं, जब हम अभी इमेज देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले अपन हल्का सा इन लोब्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये ऑक्सीपिटल लोब है, इसके बारे में, इसमें कौन सा एरिया पाया जाता है उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हम एज इट इज जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीपिटल लोब है, यहां पर प्राइमरी विजुअल एरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्राइमरी विजुअल एरिया। तो जो भी ऑप्टिक नर्व आएगी, जो भी ऑप्टिक नर्व हमने, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि क्रेनियल नर्व थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से बात की थी, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ कहाँ पे होती है, मिड ब्रेन में। फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ किस में है, पोनस में। और एट्थ का कुछ हिस्सा, और नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ किस में है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ये बात की थी। जो पहली दो बच गई, ऑल फैक्ट्री और ऑप्टिक, ये दोनों सेरिब्रम में होती है। ये कहाँ होती है, सेरिब्रम के अंदर होगी, ये याद रखना। तो मैंने 12 के 12 जो क्रेनियल नर्व है उनके न्यूक्लियाइयों का नाम बता दिए। तो पहली दो के न्यूक्लियाई कहाँ होंगे, सेरिब्रम के अंदर होंगे। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीपिटल लोब, उसमें कौन सा एरिया पाया जाता है, वहां पर
प्राइमरी विजुअल एरिया। तो देखने वाला जो एरिया होगा वो यहाँ पे, अगर किसी पर्सन के ऑक्सीपिटल लोब के ऊपर इंजरी होगी है तो उस मरीज में क्या सिम्टम आएंगे, उसको देखने के अंदर दिक्कत आएगी, बस इससे ज्यादा वो नहीं पूछता है। ठीक है, अब आगी पैराइटल लोब। कौन सी लोब आगी? पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब के अंदर सबसे मेन एरिया पाया जाता है सोमेटो सेंसरी एरिया। सोमेटो सेंसरी एरिया, सोमेटो सेंसरी एरिया, सोमेटो सेंसरी एरिया पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे गस्टेटरी एरिया पाया जाता है, गस्टेटरी एरिया। ये क्या है? कहता है सोमेटो सेंसरी एरिया के अंदर हमें वहां पे पेन का, वाइब्रेशन का, ठंडे का, गर्म का, इन सारों का जितना भी सेंसेशन है वो सोमेटो सेंसरी एरिया प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमारी पूरी बॉडी के जितने भी सेंसेशन है, जितने भी सेंसेशन है, उन सब का वहां पे मैप पाया जाता है। पूरे शरीर का मैप होता है सोमेटो सेंसरी एरिया में। अगर हमारे यहाँ पे उंगली के बीच में अगर दर्द है तो सिर्फ यही दर्द है, उसको लोकलाइज करेगा, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर वहां पे एरिया है, कहाँ? सोमेटो सेंसरी एरिया के अंदर। ठीक है, अब इस सोमेटो सेंसरी एरिया इतना है कि उसकी वहां पे जो मेमोरी है वो बहुत बढ़िया मेमोरी है। जिस तरह मान लो आप यहाँ पे बैठे हो बेड के ऊपर, और बेड के ऊपर पीछे वहां पे स्लैब बनी हुई है, और वहां पे आपका, आपके मदर का फोन पड़ा है, आपके मदर का फोन पड़ा है, आपकी मदर ने बोला बेटा ये मेरा फोन उठा के देना पीछे से। आपने बिना देखे पीछे से वहां पे देखा, दो तीन आइटम पड़े थे और आपने वहां से फोन उठा के दे दिया। अब वहां पे गिलास भी पड़ी थी, ठीक है, इसके अलावा वहां पे फोन का चार्जर भी पड़ा था, आपके ईयरफोन भी पड़े थे, सारा कुछ पड़ा था, आपने फोन ही कैसे उठाया? क्यों? क्योंकि आपके सोमेटो सेंसरी एरिया में फोन की जो स्ट्रक्चर है, फोन की जो शेप है वो वहां पे रिकॉर्ड पड़ी है, क्योंकि आपने पहले उसको देखा हुआ है। इसी तरीके से आपका बच्चा आपको वहां पे बोल रहा है कि बुआ या मौसी जो है वो पीछे से वहां पे आप मेरी पेंसिल उठा के दो, आप वहां से पेंसिल उठाओगे, फोन नहीं उठाओगे। क्यों? आपको पता है पेंसिल की वहां पर शेप कैसी है। ये सोमेटो सेंसरी एरिया वहां पे उसको जो है वो क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है भी, हाँ इस तरह के एरिया। तो ये सोमेटो सेंसरी एरिया सारे तो सेंसेशन हमें बता रहा है, मोस्टली जो भी स्किन के ऊपर जो भी हमें सेंसेशन मिलेंगे, सारे सेंसेशन सोमेटो सेंसरी एरिया वो बताता है। इसके अलावा यहाँ पे गस्टेटरी, गस्टेटरी मतलब टेस्ट का, तो यहाँ पे जो भी टेस्ट की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ तक आएगी। कहां तक आएगी? टेस्ट की इंफॉर्मेशन है वो पैराइटल लोब में आएगी, क्योंकि गस्टेटरी एरिया कहां पर है? पैराइटल लोब में। कहां पे है? पैराइटल लोब के अंदर है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट एरिया हमने दो लोब के पढ़े। अब आ गया टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर दो एरिया वहां पर पाए जाते हैं। पहला ओल फैक्ट्री एरिया, जो स्मेल का एरिया है वो यहाँ पे है। ओल फैक्ट्री जो एरिया है, प्राइमरी ओल फैक्ट्री एरिया कहाँ है? टेम्पोरल लोब में। और ऑडिटरी एरिया कहाँ पे है? टेम्पोरल लोब में। ऑडिटरी एरिया का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑडिटरी एरिया जो है वो कहाँ पाया जाता है? ऑडिटरी एरिया पाया जाता है जी टेम्पोरल लोब में। कहाँ पाया जाता है? टेम्पोरल लोब में। ओल फैक्ट्री भी कहाँ पाया जाता है? टेम्पोरल लोब में। गस्टेटरी और सोमेटोसेंसरी कहाँ पाया जाता है? पैराइटल में। प्राइमरी विजुअल एरिया कहाँ पाया जाता है? ऑक्सीपिटल लोब में। ठीक है, अब आ गया फ्रंटल लोब। कौन सा? फ्रंटल लोब। अब ये जो फ्रंटल लोब है, यहाँ पे जो है वो दो एरिया पाए जाते हैं, प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया। तो जितनी भी मूवमेंट होगी, जितनी भी मूवमेंट का मैसेज होगा वो सारा कहां से आएगा? फ्रंटल लोब से आएगा। कहां से आएगा? फ्रंटल लोब से। तो फ्रंटल लोब में क्या है? प्राइमरी मोटर एरिया। तो अगर किसी के फ्रंटल एरिया में चोट लगी तो मूवमेंट वहां पे चला जाएगा, पैरालिसिस हो सकता है उस मरीज के अंदर, याद रखना। प्राइमरी मोटर एरिया। अब ये जो हमारा ये जो फोर हेड आ जाता है, फोर हेड को वहां पे बोलते हैं प्री फ्रंटल एरिया या प्री फ्रंटल लोब। इसको क्या बोल देते हैं? प्री फ्रंटल लोब। क्या बोल दिया? प्री फ्रंटल लोब। अब प्री लगा दिया तो आगे भी प्री लगा दो। यहाँ पे प्री मोटर एरिया पाया जाता है, प्री मोटर एरिया। क्या पाया जाता है? प्री मोटर एरिया। तो फ्रंटल लोब में प्राइमरी मोटर एरिया, प्री फ्रंटल लोब में प्री मोटर एरिया। ये मोटर वाला मूवमेंट तो ये करा दिया। ये कहता है ये जो है वो प्रीवियस जो मोटर एक्सपीरियंस है उसको स्टोर करके रखता है। उसको क्या करके रखता है? स्टोर।
ठीक है, जिस तरह हमने बात की थी जब सेरिबेलम की बात कर रहे थे, वहां पे मैंने बताया था कि जो ये हमारा प्राइमरी मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया है, उनके साथ मदद करता है ये। कैसे? तो प्राइमरी मोटर एरिया तो मूवमेंट बताएगा कि इस तरह से मूवमेंट करनी है, लेकिन ये जो प्री मोटर एरिया है, या ये प्री मोटर एरिया कहाँ पे है? प्री फ्रंटल लोब में है। ठीक है, प्री फ्रंटल लोब मतलब ये वाली लोब होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्री मोटर एरिया है, ये आपने पहले कोई भी मतलब मूवमेंट्स की हुई है, उन मूवमेंट्स को ये स्टोर रखता है। ठीक है, अब ये स्टोर रखेगा, ये प्राइमरी मोटर एरिया को बताएगा भी इस तरह की मूवमेंट ये इंसान चाह रहा है, वहां पे वो मूवमेंट सेरिबेलम की मदद से वहां पे वो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगी। जिस तरह साइकिल चलाना है, ठीक है, अब एक मैं हूं साइकिल चलाने के लिए, जिसने पहले नहीं चलाई, आप हो पायलट हो। ठीक है, अब मूवमेंट तो प्राइमरी मोटर एरिया मेरे भी मूवमेंट वो करवा रहा है, जो मूवमेंट वो आपके करवाएगा, लेकिन आप साइकिल अच्छे से इसलिए चला पा रहे हो क्योंकि इस प्री मोटर एरिया के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर पड़ी है कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। साइकिल के टाइम में जो मोटर वहां पे मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन बनेगा, वो याद ये रखेगा वहां पे, ये प्री मोटर एरिया वहां पे याद रखेगा कि हाँ ये वाली इंफॉर्मेशन पहले थी हमारे पास, उसको रिलेट करेगा वहां पे। बाकी प्राइमरी मोटर एरिया मेरा भी वैसे ही काम करेगा, सेरिबेलम मेरा भी वैसे ही काम करेगा, लेकिन इस एरिया के अंदर मेरे पास कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एरिया वहां पे मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि भाई इस तरह से वहां पे चलाना है। आपके पास पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस था, तो इस ये प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर सेव पड़ी थी बात, इसने किसको वहां पे गाइड किया? प्राइमरी मोटर एरिया को, कि ये वाली मूवमेंट चाहिए, तो ये वाली मूवमेंट उसने कराई। तो स्टोर कौन रखता है? प्री मोटर एरिया है, वो पहले की जो आपकी मूवमेंट थी उनको वो स्टोर रखता है। हमने बात की थी स्वेटर बुनने वाली, स्वेटर बुनने के लिए जो मूवमेंट है वो मेरे पास भी है, वो मूवमेंट आपके पास भी है, लेकिन प्री मोटर एरिया में आपके स्टोर पड़ी है कि स्वेटर कैसे बुनते हैं, क्योंकि आपने आज से 10 साल पहले वहां पे स्वेटर बुनी थी, तो ये वहां पे उसको गाइड कर रहा है कि इस तरह की मूवमेंट चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि आपकी वहां पे जो मूवमेंट होगी वो फास्ट नहीं होगी इतनी जितनी स्लो होगी, एज कंपेयर टू जो रोज वहां पे वही प्रोसेस कर रहा है, जो रोज वहां पे स्वेटर बुन रहे हैं उनकी स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि प्री मोटर एरिया वहां पे अच्छे से पूरा वहां पे रिफाइन कर गया कि ये वाली मूवमेंट चाहिए। अब वो इस तरह से बातें भी कर रहे हैं तो वहां पे उनके हाथ काम कर रहे हैं और वो स्वेटर बुन रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है वो पड़ी है, और वो मूवमेंट्स है वो इतने रिफाइन तरीके से कर रहा है कि वहां पे कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, ये उसके अंदर वहां पे स्टोर पड़ी है। ये वाली बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे हमने फ्रंटल लोब के अंदर दो एरिया देखे, प्राइमरी मोटर एरिया सारी बॉडी की मूवमेंट वहां पे ये कंट्रोल करेगी, इसकी सारी बॉडी की जो भी मूवमेंट है वो कौन वहां पर कंट्रोल कर रहा है? प्राइमरी मोटर एरिया। इसी के अंदर वहां पर प्री मोटर एरिया जो कि प्री फ्रंटल लोब में है, ये स्टोर करके रखेगा जो भी वहां पे पहले की मूवमेंट का एक्सपीरियंस है उसको। टेम्पोरल लोब के अंदर दो है, ओल्फैक्टरी ऑडिटरी एरिया, इसके अलावा पैराइटल लोब है उसमें सोमेटो सेंसरी एरिया और गस्टेटरी एरिया, और वहां पे ऑक्सीपिटल लोब है वहां पर प्राइमरी विजुअल एरिया। ये वाली बात आपने याद रखनी है कि इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें चाहिए किसके बारे में? जो सेरिब्रम है उसके बारे में। ठीक है, तो यहां तक अगर बात समझ में आई है तो पूछे, अगर कोई डाउट है तो वहां पे आप बताएं। हाँ जी, रेशमा कौर जी क्या कर रहे हैं? हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत गुड इवनिंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यहां तक बात क्लियर हुई? टेम्पोरल लोब में कौन सा एरिया होगा, फ्रंटल में कौन सा एरिया होगा, ऑक्सीपिटल में कौन सा है, पैराइटल में कौन सा है। ठीक है, ये वाली बात याद रखना भाई, पेपर में पूछी जाती है। ठीक, अब कुछ एक एरिया आते हैं जिनके बारे में स्पेशली पूछा जाता है। ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं। एक एरिया आता है ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया, जो जो मैं बात बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मिस नहीं करनी है। ठीक है, बहुत लिमिटेड सा नर्वस सिस्टम में बता रहा हूं, बहुत वाइड बहुत वास्ट है। ठीक है, अगर हम एम्स में पढ़ाते हैं तो कम से कम 15-20 दिन लगते हैं नर्वस सिस्टम को पढ़ाने में। ठीक है, तो उसमें से जो क्रक्स है उसका, जो वहां पे निचोड़ है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो बात आपको बता रहा हूं, तो वो चीज आपने याद रखनी है जी। ठीक है, तो ब्रोकाज एरिया, ये ब्रोकाज एरिया होता है जी फ्रंटल लोब में। एक तो यही क्वेश्चन आता है, ब्रोकाज एरिया कहां पे है? फ्रंटल लोब के अंदर है। कौन सी लोब में है? फ्रंटल लोब के अंदर है।
हाँ जी कृष्णा रानी जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बहुत बहुत। ठीक है, तो ब्रोकाज एरिया कहाँ पे है? फ्रंटल लोब के अंदर है। अब जैसे ही फ्रंटल लोब का हमने जिक्र सुना, सुनते ही हमें पता लग गया कि फ्रंटल लोब में तो मोटर एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है? मोटर एरिया होता है वहां पे। कौन सा एरिया होगा? मोटर एरिया। इसका मतलब मूवमेंट कराएगा, तो ब्रोकाज एरिया में कोई ना कोई मूवमेंट होती है। यहाँ पे क्या होती है? कोई ना कोई मूवमेंट होती होगी। हमने अंदाजा लगाया कि ये फ्रंटल लोब में है, तो वहां पे तो कोई ना कोई मूवमेंट होती है। अब ये कहता है कि बिल्कुल सही कह रहे हो, वहां पे मूवमेंट होती है। यहाँ पे जो टंग है उनकी मूवमेंट होगी, हमारे वोकल कॉर्ड्स है उनकी मूवमेंट होगी। इन सारों की मूवमेंट करा के हम यहाँ पे स्पीक, जो पर्सन करेगा, बोलेगा, जो स्पीकिंग होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके लिए वहां पे जो है कौन रिस्पॉन्सिबल है या कौन अकाउंटेबल है? ब्रोकाज एरिया। तो ब्रोकाज एरिया हमें एक्सप्रेस कराता है। ये हमें हमारे विचार, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, जो भी हम बोलना चाह रहे हैं, उनको एक्सप्रेस कराने का काम करता है ब्रोकाज एरिया। ये वाली बात याद रखना है जी, ब्रोकाज एरिया। अब एक आता है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया कौन सा एरिया? वर्निक्स एरिया। ये एरिया होता है जी, मोस्टली तो होता है टेम्पोरल लोब में। लगभग लगभग ये पूरा एरिया कहाँ है? टेम्पोरल लोब में है। हल्का सा अगर कोई पूछ ले तो नहीं, तो ये नहीं बतानी है बात पैराइटल लोब वाली। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कहाँ है? टेम्पोरल लोब में है। ये वाली बात याद रखनी है जी बस। ये तो आपको ज्ञान के लिए बता रहा हूं कि पूरा टेम्पोरल में नहीं होता, कुछ वहां पे ये पैराइटल में भी होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे ये कहाँ है? टेम्पोरल लोब में। वर्निक्स एरिया कहाँ है? टेम्पोरल लोब में। तो अब टेम्पोरल लोब में और कौन सा एरिया था? ऑडिटरी एरिया है। कौन सा एरिया? ऑडिटरी एरिया है। अब ये कहता है कि जो ऑडिटरी एरिया है, ये वही काम करेगा। ये कहता है कि जो भी साउंड वेव्स आ रही है, ठीक है, जो भी साउंड वेव्स आ रही है, उन साउंड वेव को समझना। उन साउंड वेव्स का मतलब क्या है? मान लो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वर्निक्स एरिया, ब्रोकाज एरिया, आप मेरी बात को समझ रहे हो भी, आज सर ये बात बता रहे हैं ना। तो वर्निक्स एरिया क्या करता है? हमें समझाता है, बोली हुई बात जो हमें सुनाई दी है, उस बात को समझाता है। समझाने को बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो हमें कॉम्प्रीहेंशन वहां पर कौन करवाता है? वर्निक्स एरिया। तो वर्निक्स एरिया का मतलब है जो भी वहां पे कान से साउंड वेव रिसीव हो रही है, जो भी चीज रिसीव हो रही है, उसको समझा जा रहा है। ठीक है, ये काम है वर्निक्स एरिया का। तो ये क्या कर रही है? रिसीव कर रही है। ये क्या कर रही है? रिसीव कर रही है। तो ये रिसीव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया? वहां पे चीजों को रिसीव करना शुरू किया, कि जो कुछ भी बोला जा रहा है उसको वहां पे ये रिसीव कर रहा है भी। अच्छा, ये बात बोल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन किया उसने। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, आप अब आप मेरी बात को सुना कि सर पूछ रहे समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब ब्रोकाज एरिया आपको क्या बोल रहा है कि हाँ सर मुझे बात समझ में आ रही है। ये आप क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर रहे हो। कैसे? बोल के। तो बोलने के लिए ब्रोकाज एरिया, समझने के लिए जो भी चीज आपको सुन रही है उसको समझने के लिए कौन चाहिए? वर्निक्स एरिया चाहिए। ये वाली बात याद रखना। अब एक टर्म आती है, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक टर्म आती है एफेजिया। एफेजिया। एफेजिया, इसका एफेजिया का मतलब हो गया कि वहां पर डिफिकल्टी, या ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है अनेबल टू कम्युनिकेट। या तो डिफिकल्टी है, या वहां पर वो अब एनेबल हो गया है, वो अनेबल हो गया है बोलने के लिए, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। वो क्या नहीं कर पा रहा है? कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। एफेजिया का मतलब है डिफिकल्टी या अनेबिलिटी टू कम्युनिकेट। वो बोल वहां पे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, आपस में बात नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं एफेजिया। ये कहता है एफेजिया जो है वो दो प्रकार का देखने को मिल सकता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है रिसेप्टिव एफेजिया। रिसेप्टिव एफेजिया, रिसेप्टिव एफेजिया। एक होता है एक्सप्रेसिव एफेजिया। एक्सप्रेसिव
एफेजिया, एक्सप्रेसिव एफेजिया, रिसेप्टिव एफेजिया, और एक और याद रहे तो याद रख लेना, ग्लोबल या मिक्स्ड एफेजिया, ग्लोबल या मिक्स्ड एफेजिया, ग्लोबल या मिक्स्ड एफेजिया। ठीक, अब ये कहता है कि इनके बारे में कोई बात बताओ, तो बताते हैं जी। रिसेप्टिव मतलब रिसीव करने में दिक्कत है, तो कहता है जब वर्निक्स एरिया के अंदर दिक्कत होगी, जब वर्निक्स एरिया में दिक्कत होगी, टेम्पोरल लोब में दिक्कत होगी, तो वर्निक्स एरिया में दिक्कत होगी, तो हमें वहां पे जो भी चीज सुन रहे हैं वो शोर तो सुनाई दे रहा है भाई, वो कुछ बोल रहा है, वो बोल क्या रहा है वो समझ नहीं आ रही, तो उसको बोल देते हैं कि वर्निक्स एरिया में वहां पे डिस्टर्बेंस होगी, जिसकी वजह से वो अब रिसीव नहीं कर पा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो वहां पर सुनने में वो बोल पा रहा है, वो बोल के बोलेगा मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप, आपका मुंह हिलता हुआ और शोर सुनाई दे रहा है, आपकी बात कही हुई समझ नहीं आ रही, रिसेप्टिव एफेजिया है। एक्सप्रेसिव एफेजिया, जब ब्रोकाज एरिया में दिक्कत होगी, जब ब्रोकाज एरिया में दिक्कत है तो एक्सप्रेसिव एफेजिया, इसके अंदर क्या होगा, मरीज को सब सुन रहा है, सब समझ में आ रहा है, उसे बोल रहे हैं कि आप ठीक हो क्या, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, अब उसको ये बात समझ में आ गई कि आप ठीक हो क्या, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, तो वो हाथों से कह रहे हैं भाई जो ऊपर वाला कर रहा है ठीक कर रहा है, मैं ठीक हूँ, ठीक है। इसका मतलब जो बोल नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेस करने का काम मतलब बोलने का काम किसका है, ब्रोकाज एरिया, तो वहां पे अगर ब्रोकाज एरिया के अंदर दिक्कत है तो वहां पे एक्सप्रेसिव एफेजिया। अगर वहां पे बहुत ज्यादा ब्रेन में इंजरी होगी और ये दोनों ही वर्निक्स एरिया और ब्रोकाज एरिया दोनों ही डैमेज होगी, उसको हम ग्लोबल, मिक्स्ड या वहां पे कंप्लीट एफेजिया बोल देते हैं। कंप्लीट कह दो, चाहे मिक्स कह दो, चाहे ग्लोबल कह दो, एफेजिया जहां पे दोनों ही वर्निक्स एरिया और ब्रोकाज एरिया दोनों ही डैमेज हो जाए, तो वहां पे कंप्लीट एफेजिया, ना तो उसको सुन रहा है ना वो बोल पा रहा है, उसको बोलते हैं कंप्लीट एफेजिया या ग्लोबल एफेजिया या मिक्स, या वो वहां पर मिक्स, ग्लोबल या कंप्लीट एफेजिया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जी, एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। यहां तक क्लियर है तो बताइए मेरे को बात, फिर अपन आगे की ओर बात करते हैं। बताते चलें ये सारे। रिसेप्टिव एफेजिया का मतलब है जी, जो भी चीज आप को सुन रही है, आपको आवाज तो सुन रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कहा गया है, ठीक है। कैसे आपको मैं बताऊं, जैसे आप कोई भीड़ के अंदर से आप गुजर रहे हो, मान लो सब्जी मंडी के अंदर से गुजर रहे हो, ठीक है, आपको मैं आवाज लगा रहा हूँ, ठीक है, आपको मेरी आवाज तो सुन रही है लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ, या आपको बहुत सारी आवाज सुन रही है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा क्या कहा जा रहा है वहां पे, वो है रिसेप्टिव एफेजिया। आवाज आ रही है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा भी क्या वहां पे हो रहा है, वो रिसेप्टिव एफेजिया है, याद रखना जी। ठीक, और एक छोटा सा पॉइंट आता है, सरकम वेंट्रिक्युलर ऑर्गन, सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स, ठीक है, सीवीओ, सीवीओ या सीवीओज, ऐसे छोटा सा एस और लगा दिया, ठीक है। तो सी से सरकम, वी से वेंट्रिकुलर, ओ से ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन जिनके बारे में हम बात करेंगे, मतलब एक से ज्यादा ऑर्गन है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे ऑर्गन जहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर, जहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर ये नहीं पाया जाता, जहां पे
ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं पाया जाता, उनको हम सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स नाम देंगे। तो सिंपल सा, सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स वो ऑर्गन है जहां पे क्या नहीं पाया जाता जी, जहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं पाया जाता, वो कहलाएगा जी सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। अब ये सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स में कौन कौन से आएंगे? कहता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये तीन ऑर्गन वहां पर जो है, इनके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं पाया जाता, इन्हीं ऑर्गन्स को हम सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स बोलते हैं। अब ये फिर नहीं पाया जाता तो नहीं पाया जाता, फिर क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब जो ब्रेन के अंदर जो मेजर इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि HIV का इन्फेक्शन है, किसका? HIV का। ये HIV जो वायरस है, वो इन्हीं ऑर्गन्स के थ्रू होके और ब्रेन तक पहुंचता है, क्योंकि बाकी जगह तो ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है, ये वायरस को घुसने नहीं देता है। यहीं से हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, यहीं से वहां पे ये HIV वाला वायरस है वो पहुंचता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम बात करते हैं सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उनका भी पता है क्या? जहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर है वो इनको कवर नहीं करता है, ये सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन है। तो मेरे ख्याल से ये भी बात आपको समझ आई होगी, इसमें भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है कि सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन जहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर है वो नहीं पाया जाता, तो ये वाली बात हमें वहां पे बतानी है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है जी बात? बता दें जी। ठीक है, सारों को बात क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। अब अपन हल्की सी बात जो है वो अपन बात कर लेते हैं स्पाइनल नर्व्स की। किसकी बात कर लेते हैं? स्पाइनल नर्व्स की, जिसके ऊपर से प्लक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ठीक। अब स्पाइनल कोड के बारे में एक आधी बात आपसे अगर पूछ ली जाए कि अडल्ट के अंदर, अडल्ट के अंदर स्पाइनल कोड है वो कौन सी वर्टिब्रा तक वहां पर एक्सटेंड करती है, कहां तक एक्सटेंड करती है? तो एडल्ट के अंदर L1 तक ये एक्सटेंड रहती है। अब इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि L1 तक है, ऐसे भी कहा जा सकता है सुपीरियर पोर्शन ऑफ L2, मतलब जहां पे L2 स्टार्ट होती है उसके ऊपर ये खत्म हो जाती है। तो ऊपर क्या है? L1। तो जहां पे L1 खत्म होती है वहां तक कह दो, या जहां पे L2 शुरू होती है उसके ऊपर वाली तरफ वहां पर हो गया। तो ये वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी सही है कि सुपीरियर पोर्शन की यहाँ पे L1 खत्म होगी और ये L2 है तो यहां तक पाई जाती है, तो L1 तक पाई जाती है, या सुपीरियर पोर्शन ऑफ L2 यहां तक ये पाई जाती है। तो ये वाली बात अडल्ट में याद रखना। और न्यू बोर्न, न्यू बोर्न के अंदर वहां पे आप मान लो इसको L3 और L4 तक, ये वहां पे न्यू बोर्न के लिए भी याद रही है, तो पीडीएम में आप पढ़ चुके होंगे। न्यू बोर्न L3 L4 तक वहां पे पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ तक एक्सटेंड करती है? तो ये भी हमने वहां पे बता दिया कि यहाँ तक जो है ये एक्सटेंड करती है। तो ये चीज कई बार क्या है, ये इस तरह के इजी क्वेश्चन होते हैं, तो ये इजी क्वेश्चन ना कई बार पूछ लेते हैं और हम वहां पे डाउट में आ जाते हैं भाई, यार ये तो बात समझ नहीं आई भी, कैसे क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से। तो ये हम स्पाइनल कोड के बारे में एक आधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बाकी तो लंबर पंक्चर पूछा जाएगा, लंबर पंक्चर हम पढ़ेंगे तो उस वक्त वहां पे बात करेंगे कि
L3 पे जाना है, L4 पे जाना है, किस पे जाना है, इनके ऊपर बात करेंगे। अभी हम आ जाते हैं स्पाइनल नर्व्स के ऊपर कि स्पाइनल नर्व्स जो है वो कितनी होती है। तो स्पाइनल नर्व्स है वो कितनी होगी, 31 पेयर्स। कितनी होती है, 31 पेयर्स। कितनी है, 31 पेयर्स। अब कैसे कैसे है, तो देखिएगा पहले आ गई सर्वाइकल नर्व्स, सर्वाइकल नर्व्स, ठीक है। फिर आ गई थोरेसिक, थोरेसिक नर्व्स। फिर आ गई लंबर नर्व्स। फिर आ गई सैक्रल, नर्व्स। और फिर आ गई कोकीजियल। ठीक, तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल और कोकीजियल, यहाँ पे इतने जो नर्व्स हैं वो वहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो अब ये कहता है सर्वाइकल नर्व्स कितनी होती है। अगर आपसे पूछूं थोरेसिक कितनी है, लंबर कितनी है, सैक्रल कितनी है और कोकीजियल कितनी है, अगर हम देखें तो जो सर्वाइकल नर्व्स हैं ये C1 से लेके C8 तक होती है। कितनी होती है, C1 से C8 तक वहां पे ये देखने को मिलती है। थोरेसिक है T1 से लेके T12 तक वहां पे देखने को मिलती है, T1 से T12 तक। लंबर नर्व्स कौन सी, लंबर नर्व L1 से L5 तक। सैक्रल S1 से S5 तक। कोकीजियल है 1, CO1, तो कोकीजियल कितनी होगी 1। इसको अगर हम काउंट करें तो 8 और 12 कितनी होगी 20, 20 और 5 5 10, 30 और 1 31, तो ये 31 पेयर्स है। तो C8 है, टोटल 8 है, ये 12 है, ये 5 है, ये भी 5 है और ये 1 है। टोटल कर लो 31 पेयर्स वहां पर ये होंगी। तो ये 31 इस साइड, 31 उस साइड। तो ये वाली बात क्लियर है कि किसी को इसमें डाउट है, पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है तो। ठीक है जी, सारों को बात मेरे ख्याल से समझ आई हुई है, ये आपने नोट भी कर लिए होंगे। ठीक, तो ठीक है। अब ये तो बात थी नॉर्मल सी जीरो वाली बात की, स्टार्टिंग में हम फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ लेते हैं कि इतनी सर्वाइकल नर्व्स होती है, ये होती है, वो होती है, बस। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं प्लक्सिस के ऊपर। तो ये प्लक्सिस चीज क्या है, प्लक्सस किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ नर्व्स, ग्रुप्स, सॉरी, ग्रुप ऑफ नर्व्स या कलेक्शन ऑफ नर्व्स या क्लस्टर ऑफ नर्व्स, कुछ भी बोल दो, क्लस्टर ऑफ नर्व्स बोल सकते हैं या ग्रुप ऑफ नर्व्स बोल सकते हैं, इसी को हम प्लक्सिस बोल देते हैं कि काफी सारी नर्व्स मिलके वहां पे इकट्ठी हो जाती है, उसको हम प्लक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं पहला प्लक्सिस हम देखते हैं, सर्वाइकल प्लक्सिस। कौन सा है, सर्वाइकल प्लक्सस। मैं गिनी चुनी, फिर मैं बोल रहा हूँ गिनी चुनी बात बता रहा हूँ, इनको नहीं भूलना है। ये जो जो बात बता रहा हूँ वो भूलनी नहीं है जी, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको 1% भी कोई दिक्कत ना आए। ये कहता है सर्वाइकल प्लेक्सिस मतलब सर्वाइकल वहां पर जो नर्व्स हैं उनसे मिलेगी। ठीक, अब ये कहता है ये हमें सर्वाइकल जो प्लेक्सिस है ये कहां से कहां तक, तो ये कहता है C3, C4 और C5
ये नर्व्स आपस में मिलेगी, कौन कौन सी, C3, C4 और C5। कितनी, C1, सॉरी C3, C4, C5। ठीक है। ये सर्वाइकल प्लेक्सस के अंदर ये जो वहां पे, ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल प्लेक्सस इसी को बोलते हैं, अब बात को समझिएगा। सर्वाइकल, अगर टोटल सर्वाइकल प्लेक्सस की बात करो तो सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है C1 से C4 प्लस हल्का सा कंट्रीब्यूशन होता है C5 का। C1 से C4 पूरे और हल्का सा कंट्रीब्यूशन C5 का। ये तो है सर्वाइकल प्लेक्सस कि C1 से C5 तक आप मान लो ये प्लेक्सस होते हैं, सर्वाइकल प्लेक्सस। 5 वहां पर सर्वाइकल नर्व्स मिलके और ये प्लेक्सस बना दिए। ये कोई नहीं पूछेगा, ये वाली बात कोई नहीं पूछेगा। सब ये वाली बात पूछेंगे कि ये 3 नर्व्स C3, C4, C5, ये 3 वहां पर स्पाइनल नर्व्स मिलके एक नर्व बनाती है, फ्रेनिक नर्व। कौन सी नर्व बनाएगी, फ्रेनिक नर्व। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फ्रेनिक नर्व। ये क्वेश्चन आता है कि फ्रेनिक नर्व है वो किस किस से मिलके बनती है, C3, C4, C5 से मिलके फ्रेनिक नर्व बनती है। एग्जाम में हजारों बारी आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें भी पूछ लिया जाए कि हमें ये नहीं पता भी इन तीनों से बनती है, हमें तो ये बताओ सबसे ज्यादा मेन रोल किसका है। तो मेन रोल जो बीच में बैठा है उसी का ही मेन रोल है जी, C4 का मेन रोल है। किसका मेन रोल है, C4 का। तो मेन रोल है C4 का किसमें, फ्रेनिक नर्व में। किसमें, फ्रेनिक नर्व में। अब हम कह रहे हैं कि हजारों बारी क्वेश्चन आ गए तो कुछ होगा इसमें तो ही आया होगा। तो कहता है फ्रेनिक नर्व करती क्या है ये तो बताओ। ये कहता है जो फ्रेनिक नर्व है ये सप्लाई करती है, नर्व है तो मसल को सप्लाई करेगी, नर्व है तो किसको सप्लाई करेगी, मसल को। तो सप्लाई टू डायाफ्राम, डायाफ्राम किसको सप्लाई कर रही है, डायाफ्राम को सप्लाई करती है। अब हमें समझ में आ गई कहानी सारी कि भाई डायाफ्राम को सप्लाई कर रही है तो इंपॉर्टेंट तो ऑटोमेटिक ही है। डायाफ्राम किस में काम करता है, हमारे रेस्पिरेशन के अंदर मदद करता है, एसेसरी मसल है रेस्पिरेशन की। ठीक है, जब भी हम इनहेल करेंगे तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, एक्सहेल करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, तो ये तो वहां पे मदद कर रहा है। अगर C4 में क्वेश्चन कैसे आता है, अगर फ्रेनिक नर्व में इंजरी होगी, अगर C3, C4, C5 के अंदर इंजरी होगी, या C4 अकेली का भी दिया जा सकता है, C4 के अंदर इंजरी हो गई तो मतलब वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो डायफ्राम को सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। रेस्पिरेटरी क्या देखने को मिल रही है, डिफिकल्टीज देखने को मिल रही है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज देखने को मिल रही है। अब रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी में आपको बोल दे लेबर्ड ब्रीदिंग, डिज्निया देखने को मिल रहा है, साइनोसिस देखने को मिल रहा है, हाइपोक्सिया देखने को मिल रहा है, तो जी सारे ही देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी करती है कौन, अगर फ्रेनिक नर्व में इंजरी होगी तो डायफ्राम को सप्लाई नहीं होगी, नहीं होगी तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आएगी। तो फ्रेनिक नर्व या C4 ऐसे लिखा हुआ मिल जाए किस, हाँ जी क्वाड्रिप्लेजिया बताऊंगा जी, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ टेट्रा क्वाड्री सारा बताऊंगा, पहले जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना वो मैं बता दूं प्लीज, है ना। आपको तो आता है, कोई मेरे जैसे बेचारे कई नए भी बैठे होंगे तो उनके लिए भी ये क्लास है, तो प्लीज मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, आप वाली बात भी आ रहा हूँ मैं, रुकिएगा। तो चाहे तो ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि वहां पे C4 में इंजरी होगी, जो कि मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि अगर किसी मरीज के वहां पे माहौल बनाएंगे वो कि एक पर्सन है वो छत से गिर गया या बाइक से गिर गया और उसके C4 लेवल पे इंजरी हुई है, या वो आपको इतना भोंदू समझ लेता है कि इसको कुछ पता ही नहीं, तो बोलेगा किसी के सर्वाइकल प्लेक्सिस में इंजरी हुई है, तो वहां पे उस मरीज में क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। अब देखो सर्वाइकल प्लेक्सिस में कौन है, यही तो है C3, C4 और C5। या डायरेक्ट पूछ ले कि किसी के C4 में इंजरी हुई है तो भी सर्वाइकल प्लेक्सिस में इंजरी हुई है, तो ले दे कि किस में इंजरी करवा रहे हैं, ये फ्रेनिक नर्व में। जब भी फ्रेनिक नर्व में इंजरी होगी किसको सप्लाई नहीं होगी, डायफ्राम को, डायफ्राम को सप्लाई नहीं होगी तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। इसलिए सर्वाइकल प्लेक्सिस का कोई भी सवाल आ जाए
ठीक है, कि इसमें ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी, आपने मान के चलना है इस मरीज के अंदर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होगी। सर्वाइकल प्लक्सिस इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। इसमें कोई भी इंजरी हुई, इसमें कोई भी डैमेज हुआ, तो मरीज को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी। एक ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन सिंपल, सर्वाइकल प्लक्सिस है वो कौन सी नर्व बनाता है? फ्रेनिक नर्व बनाता है। बस इससे इजी सवाल कोई नहीं हो सकता, जो आप सही करके नंबर बना लो। तो सर्वाइकल प्लक्सिस से कौन सी नर्व बनती है? फ्रेनिक नर्व। वो किसको सप्लाई करती है? डायफ्राम को। डायफ्राम में अगर सप्लाई करना बंद कर दे तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये वाली बात वहां पे क्लियर रखना जी। सर्वाइकल प्लक्सिस का एक ही सवाल आता है। कितना सवाल आता है? एक ही सवाल जो है वो हमें देखने को मिलता है जी। मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो आ रहा है वो, इसमें तो एक ही सवाल बनता है सर्वाइकल प्लक्सिस में। ब्रेकियल प्लक्सिस में सारे ही सवाल हैं। जितने प्लक्सिस से सवाल आएंगे उसमें 99% जो सवाल आएंगे वो ब्रेकियल प्लक्सिस से आएंगे। बाकी 1% जो आता है वो सर्वाइकल प्लक्सिस से आता है। वो किसे आता है? सर्वाइकल से। वो क्या आता है वो आपको बता दिया। अब आ गया ब्रेकियल प्लक्सिस। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, ब्रेकियल ब्रेकियल प्लक्सिस। ठीक, चलो उससे पहले एक वो भी बात चलो सुन लो फिर। ठीक, तो पहले सर्वाइकल प्लेक्सिस वाले में एक आधी बात और सुन लो। तो ये कहता है कि अगर सर्वाइकल प्लेक्सिस की बात करें, ठीक है, तो डेथ जो है, डेथ चांसेस हाईएस्ट, यहाँ पे डेथ के चांसेस हैं वो हाईएस्ट होते हैं। डेथ के चांसेस जो है वो सर्वाइकल सॉरी जो स्पाइनल इंजरी होती है उसमें सबसे क्रूशियल इंजरी कौन सी होती है? सर्वाइकल प्लेक्सिस वाली इंजरी की। सर्वाइकल में अगर इंजरी है तो मरीज के डेथ होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि फ्रेनिक नर्व ने काम नहीं किया, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है, सर्वाइकल प्लेक्सिस होते कहां पे हैं? सर्वाइकल प्लेक्सिस होते हैं नेक के अंदर। कहां होते हैं? नेक के अंदर। कहां होंगे? नेक में। तो यहाँ पे पीछे पोस्टीरियर साइड ऑफ द नेक लिख दो, चाहे पोस्टीरियर एस्पेक्ट या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द नेक, आपको वहां पे सर्वाइकल प्लेक्सिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो सर्वाइकल प्लेक्सिस है, अब ये कहते हैं कि जिस तरह अभी बता रहे थे टेट्राप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, ये है क्या चीज? ठीक है, तो ये कहता है कि जो सर्वाइकल प्लेक्सिस है, ठीक है, उस सर्वाइकल प्लेक्सिस से नीचे जो ये ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस आएंगे, वो हमारी एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई करते हैं। जब हमारा सर्वाइकल प्लेक्सिस ही इंजर्ड हो गया तो आगे तो कोई सप्लाई जा ही नहीं रही। जा ही नहीं रही तो जो मूवमेंट कराती है वो तो आगे वाले प्लेक्सिस कराते हैं। अब आगे वाले प्लेक्सिस तक कोई मैसेज नहीं जा रहा, इसलिए वहां पे चारों जो भुजाएं आपकी, दो हाथ दो पैर, ये सारे ही वहां पे क्या हो जाएंगे? पैरालाइसिस हो जाएगा। सारों में वीकनेस आ जाएगी वहां पर। ठीक है, तो सर्वाइकल प्लेक्सिस में जब भी इंजरी होगी, इसका मतलब उसके नीचे जो ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबर, सैक्रल है, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब जीरो हो गए मतलब वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है। तो मूवमेंट नहीं है तो चारों एक्सट्रीमिटीज में कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि ये मूवमेंट नीचे वाले कराते हैं। नीचे वाले तक मैसेज नहीं जा रहा, क्योंकि इंजरी तो ऊपर ही होगी वहां पे, तो ब्रेन से नीचे की तरफ तो कोई मैसेज गया ही नहीं। मैसेज तो यही रह गया जहां पे इंजरी हुई है। इसलिए जो सर्वाइकल प्लेक्सिस में जब भी इंजरी होगी, अगर मूवमेंट की बात करो, तो वहां पे चारों भुजाएं वीक हो जाएंगी, या चारों भुजाओं में वहां पे पैरालाइसिस हो जाएगा। दो अपर एक्सट्रीमिटी, दो लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो यहाँ पे चारों में हो जाता है, उसको बोलते हैं क्वाड्री। क्वाड्री मतलब चार, या इसी को बोल देते हैं टेट्रा। टेट्रा का मतलब भी चार, और उसमें क्या हो गया? पैरालाइसिस। तो प्लेजिया, तो क्वाड्रीप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया, ये भी कहां देखने को मिलेगा? सर्वाइकल इंजरी में। तो जब भी सर्वाइकल इंजरी होगी तो आगे की तरफ कोई मैसेज नहीं जाएगा, तो वहां पे एक्सट्रीमिटीज में कोई मूवमेंट नहीं होगी, वहां पे क्वाड्रीप्लेजिया या वहां पर टेट्राप्लेजिया देखने को मिलेगा। तो मेन तो अभी भी यही है सवाल वहां पे, कि डायफ्राम वाला वहां पर मेन है। अगर मूवमेंट का पूछे तो कोई मूवमेंट नहीं है, ना हाथों में ना पैरों में कोई मूवमेंट नहीं है। ये होता कहां है? सर्वाइकल प्लेक्सिस, नेक के अंदर होता है। ये वाली बात वहां पे आपने याद रख लेनी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ब्रेकियल प्लेक्सिस की, ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ये कहां होता है? एक्सिला के अंदर होता है।
कहाँ होता है? एक्जिला में होता है। कहाँ होगा? एक्जिला में। वो कहाँ था? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक। ये कहाँ है? एक्जिला के अंदर रहेगा हमारे। ठीक है। अब ये बनता किससे है? कहता है C5 से C8 तक, C5 C6 C7 C8 प्लस जो हमारी थोरेसिक की फर्स्ट नर्व जो है T1, ये वहां पे मिलके C5 से लेके C8 कंप्लीट, और T1, और कौन सा? T1 वहां तक ये रहेगा जी। ठीक है। तो इसका मतलब सर्वाइकल प्लेक्सिस कितने तक था? C1 से C4 तो पूरा था, हल्का सा कंट्रीब्यूशन किसका था? C5 का था। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अब जो ये तो हल्का सा था, मेन C5 का रोल किस में है? ब्रेकियल प्लेक्सिस में है। तो C5 से C8 लास्ट तक सर्वाइकल, प्लस पहली कौन सी आ गई? थोरेसिक। ठीक है, यहां तक जो है वो क्या पाया जाता है? ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ये पूछा गया सवाल है, C5 से C8 प्लस T1 तक वहां पर ये होगा, और ये होता कहां पे? एक्सिलम। अब यहां से ना कुछ कुछ सवाल, वैसे तो मैं कई चीजें बताया करता हूं इसमें, तो अगर आप देखना चाहें तो हम चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे वहां पे जो नर्व निकलती थी वो एक थी फ्रेनिक नर्व। यहाँ पे कई नर्व्स है वो निकलती है, तो उनके अगर हम नाम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। पहला है एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व। दूसरी है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, मस्क्यूलोकुटेनियस। तीसरी आ गई रेडियल। चौथी आ गई वहां पे आप ये मान लो मीडियन। और पांचवी आ गई अल्नर, अल्नर नर्व। ठीक। तो एक्सिलरी, मस्कुलोकुटेनियस, रेडियल, मीडियन, अल्नर नर्व। ठीक, यहां तक बात। जो एक्सिलरी नर्व है ये हमारे यहाँ पे मूवमेंट कराती है, यहाँ पे रहती है। ये शोल्डर की जो मूवमेंट है, ऊपर वाली मूवमेंट है, ये करवाएगी वहां पे। ठीक है। मस्कुलोकुटेनियस है, ये हमारी यहाँ वाली पूरी मूवमेंट, और ये वाली डेल्टोइड वाली और ये वाली मूवमेंट है, ये कराएगी। जो रेडियल है ये यहां से लेके और ये हमारी जो कलाई है यहां तक पूरी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पूरा रेडियल बनाती है। यहां से जो हमारी एक्सिल है वहां से शुरू होके हमारी रिस्ट है, यहां तक जो इसका पोस्टीरियर निचला हिस्सा है ये कौन बनाती है? रेडियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीडियन, मीडियन क्या करेगी? हमारे ये अपर पार्ट और ये जो हमारा एक्सिल, जो हमारा रिस्ट है, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वाला फ्रंट या एंटीरियर पोर्शन है, ये मीडियन। और जो फ्लेंजेस, हमारी जो उंगलियां हैं, ये कौन करती है? अल्नर नर्व वहां पे जो है वो सप्लाई करती है। नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो मैं बताने वाला हूं वो याद रखनी है आपने बस। अब देखिएगा, एक सवाल आता है, मैं सारे सवाल ही बता रहा हूं आपको, यही सवाल आते हैं घुमा फिरा के। पहला, एक मरीज है जो क्रचिज यूज करता है, बैसाखी का यूज करता है। बैसाखी आपने देखी होगी, वहां पे घोड़ी जिसको बोलते, इस तरह से वहां पे हम लगा के एक्जिला में और उससे आगे आगे रख रख के चलते हैं। तो बैसाखी आप सारों ने देखी है। ठीक है। अब उसको बोलते हैं क्रचिस। क्या बोलेंगे? क्रचिस। क्या बोलते हैं? क्रचिस। ठीक। अब ये कहता है कि जो पर्सन क्रचिज यूज करता है, जो पर्सन क्रचिज यूज करता है, तो उससे वहां पे कौन सा प्लक्सिस जो है वो इंजरी हो सकती है? क्रचिज कहां रखी जाएगी? एक्सिला के अंदर। एक्सिला में कौन सा प्लक्सिस होता है? ब्रेकियल प्लक्सिस। तो क्रचिज यूज करने से कौन से प्लक्सिस में इंजरी हो सकती है? ब्रेकियल प्लक्सिस। कई बार पूछा हुआ सवाल है कि क्रचिज के कारण कौन से पल्स प्लक्सिस में इंजरी होगी? ब्रेकियल प्लक्सिस में इंजरी होगी। किसमें? ब्रेकियल प्लक्सिस में। क्यों? क्योंकि ब्रेकियल प्लक्सिस में एक्सिला होता है और ये क्रचिज है वो एक्सिला के अंदर हम वहां पे उसको रखते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये कहता है कि फिर और पूछता है, इसको थोड़ा सा वो बदल के पूछता है। कहता है जब हम क्रचिज यूज करते हैं, जब हम क्रचिज यूज करते हैं तो उसे एक्सिला से 3 to 4 इंचेस नीचे रखी जाती है। या ऐसे बोल दो, क्रचिज को 3 to 4 सेंटीमीटर, अगर इंचेस वहां पे पूछा जाए तो 1-2 इंच बोलेंगे, नहीं तो ऐसे बोल दे कि क्रचिज को 3 से 4 सेंटीमीटर एक्सिला से नीचे रखी जाती है। अमनदीप जी,
प्लीज मेरी बात को समझ लो, एक्सिलरी नर्व गलत आंसर है इसका। एक्सिलरी गलत है, गलत। आप मेरी बात को सुने तो सही। अब फटाफट पहले ही वहां पे अपना आंसर, अरे मैं नहीं पूछ रहा आपसे, मैंने पूछा कौन सी नर्व इंजरी होगी, नहीं होगी, ये एक्सिलरी गलत है, जवाब नहीं देना ऐसा जवाब, मैं बताऊंगा उसका सही आंसर क्या। अब मेरे को एज इट इज सुनते जाओ भी, ये बंदा जो जो बात बोल रहा है सारी अंदर जाने दो बस, ठीक है, कामयाब हो जाओगे। ये जो क्रचिज है उसके बारे में नेक्स्ट सवाल, पहला तो ये हो गया क्रचिज के कारण कौन से प्लेक्सिस में इंजरी होगी, ब्रेकियल प्लेक्सिस में इंजरी होगी। अब सुनिएगा, क्रचिज को, ये राइट मेथड है, करेक्ट मेथड है ये, क्रचिज को एक्सिला से 3 to 4 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है। क्यों? इट में इंजर्ड दी, इट में कोज इंजरी टू, किसको इंजरी कर देगा, ब्रेकियल प्लेक्सिस को इंजरी कर देगा क्रचिज, इसीलिए हम वहां पे क्रचिज को एक्सिला से 3 to 4 सेंटीमीटर नीचे रखते हैं। ये एक तो आपको ये बात पता लगी भी क्रचिज को एक्सिला में नहीं रखा जाता, एक्सिला को क्रचिज को एक्सिला से 3 to 4 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसको इंजरी कर सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये दो सवाल हो गए आपके। पहला तो एक्सिला जो है वहां पर अगर क्रचिज रखते हैं तो किसको इंजरी, ब्रेकियल। फिर दूसरा, क्रचिज को 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये इंजरी कर सकता है किसको, ब्रेकियल प्लेक्सिस को। दो सवाल। अब आ जाओ तीसरा सवाल जो आप बता रहे हो, क्रचिज के कारण कौन सी नर्व के अंदर इंजरी हो सकती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर जो हमने ये 5 वहां पे नर्व्स बताई है, इन पांचों के अंदर से क्रचिज के कारण कौन सी नर्व के अंदर इंजरी हो सकती है। अब आप बोल रहे हो एक्सिलरी, एक्सिलरी तो यहां पे होती है, मैंने बताई एक्सिलर से शुरू होके जो हमारी रिस्ट है यहां तक, ये पूरा निचला हिस्सा रेडियल नर्व वहां पर बनाती है। कौन? रेडियल नर्व। तो क्रचिज के कारण कौन सी नर्व में इंजरी होगी, रेडियल नर्व में इंजरी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी नर्व, रेडियल नर्व। इसी को, रेडियल नर्व में जो इंजरी होती है उसी को बोलते हैं क्रच पाल्सी, कि क्रच के कारण जो पैरालिसिस हो गया उसको बोलते हैं क्रच पाल्सी। क्या बोलते हैं, क्रच पाल्सी। तो क्रच के कारण कौन सी नर्व में इंजरी होती है, रेडियल नर्व। अमनदीप जी याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा, और आप जैसे मेरे जैसे हजारों होंगे वहां पे जो उसका जवाब एक्सिलरी नर्व करके आएंगे और बाहर आएंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि इजी सा क्वेश्चन था। क्रच के ऊपर क्वेश्चन आया था, कौन सी नर्व इंजरी करती है, क्रच एक्सिला में होता है तो एक्सिलरी नर्व ही तो करेगी। अरे नहीं करती एक्सिलरी नर्व, कौन सी करती है, रेडियल नर्व करती है, रेडियल नर्व। याद रखना ये सवाल। अब रेडियल नर्व कहां तक जाएगी, तो ये कहता है रेडियल नर्व रिस्ट तक जाती है। कहां तक जाएगी, रिस्ट तक। ठीक है, तो अगर तो एक्सिला वाली बात आ गई, क्रचिस पाल्सी कौन सी नर्व के कारण होती है, रेडियल नर्व के कारण। पूछा हुआ सवाल है, क्रच पाल्सी, पाल्सी मतलब पैरालिसिस, किसकी वजह से, क्रच की वजह से। कौन सी नर्व इंजर्ड हुई है, वहां पे डैमेज हुई है, रेडियल नर्व। कौन सी नर्व हुई है, रेडियल नर्व। अब दूसरी बात, ये रिस्ट के नीचे भी काम करती है, ये रिस्ट के नीचे, ये तो जब किसी में अगर वहां पर रेडियल नर्व में दिक्कत होगी, रेडियल नर्व डैमेज होगी किसी पर्सन की यहां पे, तो उस मरीज में ये हाथ है यूं लटक जाता है। हाथ क्या हो जाएगा, लटक जाएगा। क्यों लटक गया, क्योंकि ये रिस्ट है, ये ड्रॉप हो गया, रिस्ट नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया, झुक गया यहां पे, उसको बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप। क्या बोलते हैं उसको, रिस्ट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप। क्या बोल दिया, रिस्ट ड्रॉप। ये रिस्ट ड्रॉप भी किसकी वजह से होता है, रेडियल नर्व की वजह से। तो रेडियल नर्व की वजह से क्रच पाल्सी और रिस्ट ड्रॉप, दो बात। तीसरी बात, इस तरह से ये हाथ हो गया हाथ इस तरह से। ठीक, अब ये हाथ ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है, कहता है फॉरेन कंट्रीज में। अभी तो खैर अपने वाले भी उनकी पूरी पूरी वहां पे रीस करते हैं। कहता है इस तरह की जो है वो पोस्चर हमें सैटरडे नाइट को देखने को मिलता है, जब वहां पे पर्सन अपने पार्टनर को इस तरह से हक करके चलते हैं तो ये हैंड उनका इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ये कहता है सैटरडे नाइट पॉलिसी भी इसको कहा जाता है। क्या वर्ड बोलेंगे, सैटरडे नाइट पॉलिसी, सैटरडे नाइट
पालसी। ये लो जी, सैटरडे नाइट पालसी। दो जवाब। सैटरडे नाइट पालसी किसके कारण है? रेडियल नर्व कारण। इसी सैटरडे नाइट वाले को और बोल देते हैं कि यूजुअली जब किसी की नई नई शादी होती है, हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, तो वो अपने पार्टनर को इस तरह से हग करके चलते हैं। तो ये रिस्ट ड्रॉप को ही वहां पे सैटरडे नाइट पालसी और हनीमून पालसी भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। हनीमून पालसी किस नर्व में इंजरी के कारण होगी? रेडियल नर्व। सैटरडे नाइट किसके कारण? रेडियल नर्व। रिस्ट ड्रॉप किसके कारण? रेडियल नर्व। क्रच पालसी किसके कारण? रेडियल नर्व के कारण। यहां तक बात क्लियर है क्या भाई? मेरे को बताओ पहले तो आप। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। अब ये कहता है कि अब हम बात करते हैं मीडियन नर्व की। किसकी बात करते हैं? मीडियन नर्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मीडियन नर्व की। तो मीडियन नर्व कहाँ होगी? यहाँ पे फ्रंट के अंदर है मीडियन नर्व। ये कहता है जब हम ज्यादा वहां पे वो काम करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, या वहां पे हम जो है वो जिस तरह हम बोल देते हैं ना कि जो ये टाइपिस्ट वगैरह होते हैं ये काम करते हैं। तो कहते हैं जो ऑफिस वर्क ज्यादा कीबोर्ड के ऊपर काम करते हैं, उन पर्सन के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो किस कारण होता है? यह मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाए, दब जाए। कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। किसकी वजह से? मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। एग्जाम में पता नहीं कितनी बारी पूछा गया सवाल है। तो मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण क्या होगा? कार्पल टनल सिंड्रोम। अब ये कहता है ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, इसको डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट आता है, फैलन्स टेस्ट। फैलन्स टेस्ट। अब ये फैलन्स टेस्ट क्या है? इसमें मरीज को बोलते हैं अपने दोनों हाथों को इस तरह करके जोड़ के बता भाई, ये इस तरह से जोड़ के बता, ये वाला। जब वो ये जोड़ेगा, हम तो जोड़ पाते हैं, हम तो जोड़ पाते हैं, वो नहीं जोड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये इसको मोड़ेगा तो मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है तो उसको दर्द होगा बहुत ज्यादा। वो ये फैलन टेस्ट नहीं कर पाता। तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? फैलन टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? फैलन टेस्ट। तो मीडियन नर्व के कंप्रेशन से होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। हजार बारी पूछा हुआ सवाल। कार्पल टनल सिंड्रोम को वहां पर डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? फैलन्स टेस्ट है, वो किया जाता है। ये वाली बात भी याद रख लेना जी। ठीक है, तो ये मीडियन नर्व। फिर आ गई अल्नर नर्व। अल्नर नर्व। पहले एक इसको और देख लो। मीडियन नर्व को लेबर्स नर्व भी बोलते हैं, या लेब्रर नर्व भी बोल देते हैं। लेब्रर नर्व। कहते हैं कि जब हम कोई भी मजदूर वगैरह वो भार उठाते हैं, तो ये वहां पे कौन सी नर्व काम करती है? मीडियन नर्व। इसलिए मीडियन नर्व का दूसरा नाम है लेबर्स नर्व या लेब्रर नर्व। मजदूर वाली नर्व कौन सी है? मजदूरों वाली नर्व मीडियन नर्व है। मीडियन नर्व, लेबर्स नर्व वहां पर इसको बोलते हैं, या लेब्रर नर्व की लेबर्स की नर्व कौन सी है? तो मीडियन नर्व। अल्नर नर्व ये कहाँ होती है? उंगलियों को सप्लाई करते हैं, उंगलियों को। तो जो पियानो बजाते रहते हैं वहां पे, तो अल्नर नर्व यूज होगी वहां पे। तो अल्नर नर्व को बोलते हैं म्यूजिशियन नर्व। पूछा गया सवाल है जी एग्जाम में। म्यूजिशियन नर्व है वो किसको कहा जाता है? मीडियन को, रेडियल को, अल्नर को, ठीक है, फिमोरल को, किसको? तो म्यूजिशियन नर्व कौन सी है? अल्नर नर्व है। म्यूजिशियन नर्व कौन सी है? अल्नर नर्व जो है वो वहां पे कौन सी नर्व आ गई? म्यूजिशियन नर्व। कौन सी नर्व आ गई? म्यूजिशियन नर्व वहां पे देखने को मिलेगी जी। तो यहां तक सारों को बात क्लियर है क्या अभी? यहां तक सारों को बात क्लियर है?
अभी एक और क्वेश्चन बाकी है, एक है इरब्स पाल्सी, ये भी पूछा जाता है भाई, इरब्स पाल्सी। ठीक, इरब्स पाल्सी के अंदर क्या है, C5 से लेके C6 तक, C5 से लेके C6 तक वापिस हम सर्वाइकल जो प्लक्सिस वाली बात, जो ब्रेकियल प्लक्सिस है उस वाली बात पे आ गए हैं वापिस। C5 से T1 तक हमने बोला था, अब हम किसके ऊपर आ गए हैं, C5 पे दोबारा आ गए हैं। 5 तो वो नर्व हमने पढ़ ली, फिर ये कह रहा है अगर C5 और C6 के अंदर इंजरी होती है, किसमें, C5 और C6 में इंजरी होती है, उसको बोलते हैं इरेब्स पाल्सी। कब C5 और C6 पे इंजरी है तो उसको बोलते हैं इरेब्स पाल्सी। इरेब्स पाल्सी में जो हमारी रिस्ट है वो इस तरीके से हो जाती है, इस तरीके से, ये वाली, इसको इस तरह से, ये देखिए, ये रिस्ट इस तरह से हो जाती है, ये नहीं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेटर टिप पाल्सी, वेटर, वेटर्स टिप पाल्सी, या पुलिसमैन, पुलिसमैन पाल्सी। इसको इरेब्स पाल्सी, वेटर टिप पाल्सी, या पुलिसमैन पाल्सी, पुलिस वाले पकड़ा, या वेटर पकड़ा दो टिप उसको, तो ये बनाई हुई बातें, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आपके पुलिस वालों को ऐसे बोलते ही, ठीक है। पुलिसमैन पाल्सी, वेटर टिप पाल्सी या इरेब्स पाल्सी, ये तीनों ही नाम है, ठीक है। कब, जब इंजरी होती है C5 से C6, इंपॉर्टेंट है जी। इरेब्स पाल्सी पे कई बार क्वेश्चन आया, C5 C6 इरेब्स पाल्सी वहां पे देखने को मिलेगा, वेटर टिप पाल्सी, पुलिसमैन पाल्सी या इरेब्स पाल्सी, ये वाली बात याद रखो। एक आता है क्लम्प की पाल्सी, क्लम्प कीज पाल्सी लास्ट है जी, आपने ज्यादा ये नहीं सोचना, पता नहीं सर कब रुकेंगे, इतनी तो बता दी, ठीक है। क्लम्प कीज पाल्सी, ये वो तो है शुरुआत वाली, C5 से C6 जहां से ब्रेकियल प्लेक्सिस शुरू हुआ है, ये है लास्ट वाली जहां पे ब्रेकियल प्लेक्सिस खत्म होगा, C8 से T1 तक, C8 से T1 तक। इसके अंदर क्या है, जो हमारी उंगलियां वो इस तरीके से हो जाती है, ये वाली, इस तरीके से, ये वाली, ठीक है। तो ये ऐसे लगता है जैसे पंजा बन गया, वो बिल्ली का क्या बन गया, वो पंजा, इसको बोलते हैं कैट्स पा पाल्सी, कैट्स पा पाल्सी, कैट्स पा पाल्सी, क्या बोल दिया, कैट्स पा पाल्सी। तो क्लम्प कीज पाल्सी या कैट्स, वहां पर कैट्स पा पाल्सी या क्लो हैंड पाल्सी, क्लो हैंड पाल्सी, क्लो हैंड पाल्सी, क्लो हैंड पाल्सी जो है वो वहां पे किसको बोलते हैं, जब इंजरी क्लम्प कीज पाल्सी या क्लो हैंड पाल्सी या कैट्स पा पाल्सी, ये तब है जब C8 से T1 पे इंजरी है। इरेब्स पाल्सी, वेटर टिप पाल्सी या पुलिसमैन पाल्सी जब C5 से C6 पे इंजरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकियल प्लेक्सिस खत्म हो गया, लेकिन आपने इसको, जब तक सारी चीजें आपके टिप्स पे ना हो, इसको छोड़ना नहीं है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1000 बार पूछा हुआ सवाल है, ठीक। अब इसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, एक सवाल इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। अब आ गया लंबर पाल्सी, सॉरी लंबर प्लक्सिस, लंबर प्लक्सिस, ठीक है। अब ये कहता है लंबर प्लक्सिस, ठीक है। तो ये लंबर प्लक्सिस L1 से L4, L1 से L4, हाँ जी, ओके अमृतपाल जी, बिल्कुल आपने ध्यान रखना है जी, ये यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। हम्म, तो यहाँ पे लंबर प्लेक्सिस L1 से L4 तक, यहाँ पे दो नर्व बनती है, कोई नहीं पूछेगा, याद रख लेना, ठीक है। एक तो बनती है फिमोरल नर्व, कौन सी, फिमोरल नर्व, फिमोरल नर्व। एक बनती है ऑब्चूरेटर नर्व, ऑब्चूरेटर नर्व, ये ऑब्चूरेटर साइन पढ़ते हैं हम अपेंडिसाइटिस के अंदर, वहां पे काम आती है ये मसल, ऑब्चूरेटर नर्व और फिमोरल नर्व, किसमें,
लंबर प्लक्सिस में। किसमें? लंबर प्लक्सिस में। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भूल जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे बाद वाला आ गया सैक्रल प्लक्सिस। सैक्रल प्लक्सिस ये कहां से? ये L4 से है, तो ये L4 से शुरू होके S4 तक कौन सा पाया जाता है? सैक्रल प्लक्सिस। सैक्रल प्लक्सिस। तो अब ये लंबर प्लक्सिस होता कहां पे है? फ्लैंक रीजन में। कहां पे होता है? फ्लैंक रीजन में। तो सर्वाइकल कहां था? नेक रीजन में। ब्रेकियल लंबर रीजन में। लंबर प्लक्सिस फ्लैंक रीजन में पीछे यहां पे। सैक्रल प्लक्सिस कहां होगा? इनग्वाइनल रीजन में। इनग्वाइनल रीजन में। अब ये इनग्वाइनल कैनाल होती है ना, जहां पे हम बेल्ट बांधते हैं, जहां पे हम बेल्ट बांधते हैं या पैंट बांधते हैं, ठीक है, वहां पे उस रीजन के ऊपर जहां पे हम बांधते हैं वहां पे इनग्वाइनल कैनाल होती है इस तरीके से। तो इनग्वाइनल एरिया के अंदर वहां पे सैक्रल प्लक्सिस होता है। कौन होता है? सैक्रल प्लक्सिस होता है। कहां पर? सैक्रल प्लक्सिस इनग्वाइनल रीजन के अंदर होता है। तो ये इनग्वाइनल नर्व भी बनाता है। इनग्वाइनल नर्व कोई नहीं पूछेगा जी इनग्वाइनल नर्व, ठीक है। जो सवाल इसमें आएगा ना वो ये आएगा, सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व ये क्वेश्चन आता है जी। सियाटिक नर्व कौन से प्लक्सिस से निकलती है? सैक्रल प्लक्स से निकलती है। सैक्रल प्लक्सिस। सियाटिक नर्व क्या है? लार्जेस्ट नर्व है, लार्जेस्ट स्पाइनल नर्व। लार्जेस्ट स्पाइनल नर्व। अब वहां पे ये मत सोचना कि वहां पे ट्राइजेमिनल थी, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व थी, ये स्पाइनल नर्व है। सियाटिक नर्व कौन सी है? वहां पर जो लार्जेस्ट स्पाइनल नर्व है सियाटिक नर्व, ठीक है। अब ये जो सियाटिक नर्व है इसी में जब कंप्रेशन होता है तो सियाटिका, हम बोलते हैं कि सियाटिका का दर्द हो रहा है किसी पर्सन को, तो वो सियाटिका का दर्द क्या है? सियाटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से होने वाला दर्द है, जिसको हम सियाटिका बोलते हैं। और ये सियाटिक नर्व लार्जेस्ट वहां पर स्पाइनल नर्व है। इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल, इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल, ये सियाटिक नर्व जो है हमारे कहाँ है? ये सियाटिक नर्व हमारे हिप्स पे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग और पीछे की तरफ वहां पर नीचे जो हमारा थाइज है उसके वहां से गुजरती है। ये सियाटिक नर्व आगे जाके टीबियल नर्व में वहां पे जो है वो बाइफरकेट हो जाएगी, आगे जाके इसकी ब्रांच बन जाएगी सियाटिक नर्व की। कौन सी? टीबियल ब्रांच या टीबियल नर्व। तो ब्रांच कौन सी निकलेगी? टीबियल। तो उसको बोल दिया टीबियल नर्व। कौन सी बोल दिया? टीबियल नर्व। अब ये कहता है चाहे तो सियाटिक नर्व लिखा हुआ आ जाए चाहे टीबियल नर्व लिखा हुआ आ जाए, ये क्या करती है? फुट ड्रॉप कर देती है। फुट ड्रॉप। अगर तो डायरेक्ट ही पूछ ले जाए फुट ड्रॉप कौन करती है, अगर तो वहां पर ऑप्शन, अगर तो वहां पे ऑप्शन है सियाटिक नर्व और टीबियल नर्व नहीं है तो कौन सी करेगी जी? सियाटिक नर्व। अगर वहां पर सियाटिक नर्व नहीं है टीबियल नर्व है तो कौन सी करेगी? टीबियल। अगर दोनों ही ऑप्शन में तो भी टीबियल। एक्चुअल में कौन सी करती है? टीबियल। लेकिन टीबियल ब्रांच किसकी है? सियाटिक की। तो फुट ड्रॉप का क्वेश्चन आता है, फुट ड्रॉप जो है वो किसकी वजह से होता है? तो जिस नर्व में डैमेज होगा वो कौन सी है? टीबियल नर्व। टीबियल नर्व में क्या होता है कि ये जो हमारा फुट है, हम जब सोते हैं तो इस तरह से रहता है हमारा पैर, ये हमारे हो गए नी और ये हमारा पैर, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर फुट ड्रॉप होता है उसमें इस तरह से हो जाते हैं, वहां पे पैर आगे की तरफ झुक जाते हैं, वहां पे उसको बोलते हैं फुट ड्रॉप। इसी फुट ड्रॉप को वहां पे बचाने के लिए हमारे बोर्डों के अंदर जो बेड होते हैं उस पे फुट बोर्ड लगा हुआ होता है, इस तरह से फुट बोर्ड, फुट एंड होता है ना जो फुट बोर्ड, ताकि वहां पे इस तरीके से जो है वो पैर उसको सपोर्ट मिलती रहे, वहां पे फुट ड्रॉप ना हो, वहां पर टीबियल नर्व में इंजरी ना हो। एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि फुट जो ओके फुटबोर्ड कि फुटबोर्ड जो है वो प्लेस किए जाते हैं टू दी वोर्ड बेड। वोर्ड बेड के अंदर वहां पे क्या प्लेस किए जाते हैं? फुटबोर्ड। टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ, किसके रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए? तो वहां पे ऑप्शन आएगा फुट ड्रॉप। किसके अंदर आएगा? फुट ड्रॉप। तो ये कर देना है, या वहां पे लिखा हुआ आएगा डिक्रीज रिस्क ऑफ टीबियल नर्व इंजरी।
तो ये वाला ऑप्शन वहां पे सही हो गया कि टीबियल नर्व में इंजरी होगी तो क्या वो फुट ड्रॉप, तो वहां पे किसको रोकते हैं, टीबियल नर्व के अंदर इंजरी होने से रोकते हैं, तो ये आ गया। अगर सीधा पूछा जाए तो फुट ड्रॉप, और अगर ये नहीं दिया हुआ तो किसकी वजह से हो गया, सियाटिक नर्व की वजह से वहां पे ये जो चीज है वो देखने को मिलेगी। तो ये वाली बात भी याद रख लेना, ठीक है। और एक आता है सवाल प्यूडेंटल नर्व, ये भी इसी में सियाटिक नर्व से ही निकलती है जी, ठीक है। प्यूडेंटल नर्व, ये हम जब प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक करते हैं ना, जब हम एपिजियोटमी देते हैं तो प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक कर देते हैं, किसको, प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक करते हैं। तो प्यूडेंटल नर्व जो है वो किसकी, वहां पर जो नर्व कौन से प्लक्सिस की नर्व है, सैक्रल प्लक्सिस की नर्व है प्यूडेंटल नर्व। तो इनग्वाइनल नर्व, प्यूडेंटल नर्व, सियाटिक नर्व, ये किसके हैं वहां पे, सैक्रल प्लक्सिस के हैं, किसके हैं, सैक्रल प्लक्सिस के हैं वहां पे ये, ठीक है। तो ये सैक्रल प्लक्सिस की वहां पर आ गई। इसमें मेन क्वेश्चन तो इसका सियाटिक नर्व का ही पूछा जाएगा जी, याद रखना। फिर नेक्स्ट लास्ट आ गया कोकीजियल प्लक्सिस, कोकीजियल प्लक्सिस। तो ये हमने S4 तक लिखा था, ये आ गया S4 से वहां पर S5 प्लस कोकीजियल 1, ये लो जी, ये S4 S5 और जो कोकीजियल 1 है वहां से दोनों मिल गए कोकीजियल प्लक्सिस, और ये वहां पर कौन सी, एनो कोकीजियल नर्व बना देते हैं, एनो कोकीजियल नर्व, कौन सी नर्व बना दी इन्होंने, एनो कोकीजियल नर्व, कौन सी नर्व बना दी, एनो कोकीजियल नर्व। तो ये वहां पे कौन सी नर्व बन गई, एनो कोकीजियल नर्व। तो ये कहां पर होगी, ये जो हमारे पीछे वाली तरफ जो जहां पे कोकिक्स होता है वहां पे कोकीजियल नर्व है वो रहेगी। तो ये वाली बात हमने यहाँ पे पढ़ ली। तो ये हमने आज प्लक्सिस के बारे में पढ़ा, अभी थक गए आज बोल बोल के, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ठीक है। सर्वाइकल प्लेक्सिस में फ्रेनिक नर्व याद रखना है, ब्रेकियल प्लेक्सिस सारा ही याद रखना है, ब्रेकियल प्लेक्सिस सारा ही याद रखना है वहां पे, ठीक है। हाँ जी, आपके इशू आ रहा होगा, मेरे बिल्कुल स्क्रीन बिल्कुल सामने चल रही है, एज इट इज जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे चल रही है, एक सेकंड भी पीछे नहीं चल रही। आपके नेटवर्क का इशू होगा, पूरा साइड हो जाते हैं जी ये लोग। ठीक है, तो आप सारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ा, और कल इससे आगे की तरफ वहां पर हम मूव करेंगे। सिर्फ हमारा एक टॉपिक रहा है वहां पे, वो टॉपिक रहा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद में हम वापस पहुंच रहे हैं जी किसके ऊपर, हेड इंजरी, स्ट्रोक, सीजर्स। अब बस जल्दी वहां पे टॉपिक खत्म होने वाला है। तो बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल आपके टिप्स के ऊपर होना चाहिए जी, याद रखना, ये टिप्स के ऊपर होने चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते सवाल है, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।